हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी है ओरछा शहर के बारे में। एक ऐसा शहर जहां पर प्रकृति का हर रंग बसता है। एक ऐसा शहर जहां पर 500 से 600 साल पहले लोग एक अलग ही श्री राम को पूजा करते थे। एक ऐसा शहर जहां पर प्रभु श्री राम एक राजा की तरह राज करते हैं। एक ऐसा शहर जहां का हर इंसान जिंदा दिल और खुशनुमा है। एक ऐसा शहर जहां पर खूबसूरती भर भर के है। था एक ऐसा शहर जहाँ की हवा ही निराली है। एक ऐसा शहर जहाँ की नदी भी कुछ कहना चाहती है और हर एक कहानी को दबाए बैठी है। आज हम इसी ओरछा शहर के बारे में जानेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो ओरछा के हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी लखनऊ शहर से शाम के लगभग 4 बजे के आसपास। और होली का पिछला दिन होने के कारण पूरा का पूरा जो लखनऊ था वो एकदम सजा हुआ था। चारों ओर सिर्फ रंग, पिचकारी और खरीदार ही दिखाई दे रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद हम पहुंच चुके थे चारबाग रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन का नाम है लखनऊ झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास लखनऊ से चलती है और 6 घंटे लेती है झांसी पहुंचने के लिए। हमने अपनी बुकिंग पहले से ही झांसी में रिटायरिंग रूम में करवा के रखी थी। ये कैसे होती है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और सबसे पहले हमारी ट्रेन जो थी वो आधा घंटा लेट हो चुकी थी। शाम के 5 बजे वो चल पड़ी और आगे का सफ़र शुरू हुआ। हेलो दोस्तों, तो अभी हम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और ये कुछ रेलवे स्टेशन के आसपास का नज़ारा है। और थोड़ी ही देर में हम अभी झांसी के लिए निकलेंगे और यहाँ से लगभग झांसी हमारा 4 से 5 घंटे हमको लगने वाला है। और यही वो ट्रेन है, अच्छी ट्रेन है, एसी चेयर कार है, पर सफाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये लखनऊ और झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस है, इसी में हम जा रहे हैं। तो चलिए कल हम ओरछा होंगे और देखते हैं कि फिर वहाँ पे हमको क्या कुछ करने को मिलता है। आइए दोस्तों। तो हम रात के लगभग 11 बजे के आसपास पहुंच चुके थे झांसी रेलवे स्टेशन और वहां पे हमने IRCTC के कैफे में अपना डिनर किया था। हमने थाली ली थी जो कि 80 रुपए के आसपास हमें पड़ी, जिसमें 4 चपाती, चावल, दाल, रायता और आलू की सब्जी थी और टेस्ट भी ठीक ठाक था। उसके बाद हमने अपना जो रहने का इंतजाम था वो किया था हमने IRCTC की वेबसाइट के थ्रू रिटायरिंग रूम में। अब इसमें पर रूम की कॉस्ट होती है 200 रुपये और सामने जो शीट आप देख रहे थे वो बिल्कुल साफ सुथरी थी और नई लगाई गई थी। साथ ही साथ ये जो रूम होता है इसमें कोई दरवाजा नहीं होता, तो आप सोच रहे होगे कि आप अपना सामान कहाँ रखोगे। तो ये जो अलमारियां आप देख रहे हैं, आप अपने साथ ताला और चाबी लेकर आ सकते हैं और इन अलमारियों में आप अपना सामान रख सकते हैं और उसे लॉक करके चाबी आप अपने पास रख सकते हैं। अब इस रूम में जितने भी एसी थे वो सब के सब वर्किंग कंडीशन में थे और ऐसा नहीं था कि कोई एसी खराब था। और टॉयलेट तो एकदम सफाचट, एकदम क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल था। सारे टॉयलेट वर्किंग कंडीशन में थी, कहीं भी थूकने के निशान नहीं थे। शीशा आप देख लीजिए कितना क्लीन है, बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट था। तो पैसा वसूल था 200 रुपए में 12 घंटे रहने का। तो सुबह 7 बजे के आसपास हम ओरछा के लिए निकल गए थे। और अरे अरे ये भाई साहब क्या करके निकल रहे हैं। तो सुबह 7 बजे के आसपास हमने अपनी ट्रेन ली थी झांसी रेलवे स्टेशन से ओरछा के लिए। अब ये ओरछा लगभग 15 मिनट पे पहुंचा देती है और सफ़र जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं था, तो हमने जनरल डब्बे की ही बुकिंग कर ली थी। अब ओरछा स्टेशन जब हम पहुंचे तो मध्य प्रदेश में होने के कारण ओरछा में जो स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था। आप देखिए वहाँ पे आपको धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देगा। हमने बाहर से ऑटो किया जिसके चार्जेस थे 100 रुपये और सचमुच में ऐसा लग रहा था उस ऑटो में बैठ के मानो भूकंप ही आ गया हो। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था। क्यों हिला डाला ना। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ओरछा में और काफ़ी छोटी सी जगह है और सुंदर तो काफ़ी है। और हम अभी जहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं वहाँ से फोर्ट का नज़ारा बहुत शानदार आता है। तो वो फोर्ट का नज़ारा तो हम आपको दिखाएंगे। सुबह जो है हम ओरछा स्टेशन पर उतरे थे और ओरछा स्टेशन पर मैं आपको सच बता रहा हूँ बिल्कुल वीराना था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से हमें पर्सनली एक ऑटो बुक करना पड़ा जिसके चार्जेस हमको लगभग 200 रुपीज़ के आसपास पड़े। और उसके बाद वही ऑटो बुक करके हम शहर में पहुँचे हैं और शहर थोड़ा सा दूर है ओरछा रेलवे स्टेशन से। तो आपको पर्सनली बुक करना होगा ऑटो जब आप ओरछा रेलवे स्टेशन से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रेस्टोरेंट का जो लुक है वो दिखा देता हूँ, साथ ही मैं आपको जो आसपास फोर्ट का नज़ारा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जब आप ओरछा शहर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के रेस्टोरेंट जो है वो एक अलग वाइब प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शहर में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं आते हैं। और आप इस शहर के बारे में एक और चीज़ नोटिस करोगे कि पूरे के पूरे शहर में साफ सफाई अव्वल दर्जे की है। और जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे उसी रेस्टोरेंट से सामने एकदम फोर्ट का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। और हमें भूख लगाई थी तो हमने मेन्यू की तरफ नज़र बढ़ाई, और जैसे ही मेन्यू हमने खोला तो सबसे पहले तो हमें मेन्यू में मिली प्रभु श्री राम की फ़ोटो। और प्रभु श्री राम की फ़ोटो को देखते ही हम हो गए नतमस्तक। और आगे हमने देखा कि मेन्यू जो है वो बहुत बड़ा है, एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाने का बहुत ज़्यादा सामान। पर मेरी नज़र टिक गई एक जगह पे जहाँ पे लिखा हुआ था बुंदेली फूड, रीजनल फूड। तो मैंने डिसाइड किया कि ये फूड तो मैं ज़रूर खाऊंगा। और उसके बाद खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम जा चुके थे फोर्ट की तरफ। और एकदम पीसफुल माहौल, एकदम शांत नज़ारा। और जिस ब्रिज पे अभी हम हैं, ये ब्रिज 500 से 600 साल पुराना है। इस ब्रिज का नाम है अडवारा। और ये ब्रिज जो है ये कनेक्शन करता था राजा के महल को, जो जनता जनार्दन है, मतलब जो जनता रहती थी वो अलग जगह पे रहती थी, राजा इस महल में रहता था, और ये ब्रिज दोनों को कनेक्ट करता था। तो लगभग 5 मिनट ब्रिज पे चलने के बाद हम पहुंच चुके थे टिकट काउंटर के पास में। और टिकट काउंटर जो था वहाँ को जाने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था जिस पे बड़ी बड़ी कीलें थी। तो शायद ये फोर्ट के वो जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, है ना, जो बिल्कुल बंद कर दो तो कोई घुस ही नहीं सकता अंदर, शायद ये वही वाला दरवाज़ा था। और ये जो आप सारे देख रहे हैं ये स्पॉट्स हैं ओरछा के अंदर जो आप घूम सकते हैं। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इन सभी स्पॉट्स को देख सकते हैं। और उसके बाद हमने अपनी टिकट ली। इसके बारे में बता दीजिए कि कैसे इसको यूज़ करना है। जी सर, ऑडियो डिवाइस है हमारी, जैसे जी। लोकल गाइड होते हैं ऐसे मशीन गाइड है ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोड की इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्डेड है। अच्छा। 17 पॉइंट रहती है। अब जहाँ भी जाएंगे इस तरह के नंबर रहेंगे, नंबर प्रेस करना हो आपको। अच्छा। गाइड से अच्छी हेल्प रहेगी सर। चलिए, धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो अभी हम जिस फोर्ट में एंटर कर रहे हैं ये बुंदेलखंड के राजाओं का महल था। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये कंटीले जैसे दरवाजे हैं, है ना। और ये कंटीले जैसे जो दरवाजे हैं ये इसलिए बनाए गए थे ताकि मतलब क्या होता था ना, पुराने ज़माने में हाथी वगैरह ना आपके दरवाजे को तोड़ के अंदर जो दुश्मन सेना थी वो प्रवेश कर जाती थी। तो उन्हीं को रोकने के लिए, हाथियों को रोकने के लिए ये जो कंटीले दरवाजे थे ये बनाए गए थे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम दीवाने आम नाम की एक जगह देखेंगे। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली ये आपका दीवाने आम था, है ना। तो यहाँ पे आप 3 स्टेप्स देख रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप है ये वाला, है ना? यहाँ पे आम जनता बैठती थी। जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे राजा के मंत्री बैठते थे। और देखिए बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे एक जगह है ना, वहाँ पे आपका राजा बैठता था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे खिड़कियाँ लगी हैं, है ना। तो इन खिड़कियों में जो महिलाएं थी, राजा की जो रानियाँ वगैरह थी, तो रॉयल प्रोसीडिंग वो यहीं से देखती थी डायरेक्टली। उनको मनाही ही थी कि वो रास्ते में मतलब बिल्कुल अपनी अपीयरेंस दें। तो दोस्तों लीजिए थोड़ा सा क्लोज लुक ले लेते हैं कि राजा कहाँ बैठता था। तो देखिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। ये तरुण और चिराग बहुत फेमस होने वाले हैं। और बिल्कुल यहाँ से राजा जो है ऊपर यहाँ पे बैठता था। तो अभी तो यहाँ पे मनोज, बहू, बछराना, पता नहीं कौन कौन बैठ रहे हैं, BK, तुर्का, ठीक है। तो ये जो जगह थी यहाँ पे राजा बैठा करता था और राजा की प्रजा लगा करती थी, बिल्कुल सामने लगा करती थी, यहाँ पे लगा करती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ स्टेप्स रहते थे। सबसे पहले स्टेप पे यहीं पे मंत्री, फिर नीचे वाले स्टेप पे प्रजा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है ये। हर हर महादेव की जय। तो चलिए अब हम चलेंगे बुंदेलखंड के राजा जो हैं मधुकर शाह, उनके द्वारा जो बनाया गया महल है हम उसे देखेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड के जो राजा थे वो आज से 400-500 साल पहले थे, जब बुंदेलखंड में शासन होता था मुग़ल राजाओं का, है ना। और कुछ बुंदेलखंड के शासक जो थे उनकी तो काफ़ी पक्की दोस्ती भी थी और जहांगीर के साथ काफ़ी पक्की दोस्ती थी। और इसी वजह से इसी राजा महल के साथ में एक जहांगीर महल भी बनाया गया था। और वो जहांगीर महल इसलिए बनाया गया था ताकि जहांगीर जो है ना,
वो आए और वहाँ पे आके स्टे करें। तो आप देखिए कि कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है, कितना पीसफुल ये फोर्ट है, और सामने आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ज़मीन से उठा हुआ। तो अभी आप देख रहे हैं ये जगह जो है थोड़ी सी ग्राउंड से ऊपर है। तो यही वो जगह है जहाँ पे राजा महाराजा जो थे उनके जो थिएटर आर्टिस्ट थे वो थिएटर फॉर्म प्रेजेंट करते थे। उस समय पे मूवी थिएटर्स नहीं होते थे, बस यहाँ पे मतलब एक महफिल सजती थी। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा पैलेस है, और ये जो आंगन है यहीं पे लोग बैठते थे और यहाँ पे ऊपर परफॉर्मेंस को आपके देखते थे। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। और पैलेस तो चलिए आपको एक बार अंदर आंगन का पूरा मैं व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूँ। तो ये राजा का महल है, और हमारे घर के आंगन तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देखिए कितना बड़ा आंगन है राजा का, और कितनी पक्की दीवारें हैं कि 400-500 साल भी मजबूती से एकदम खड़ी हुई हैं। तो आम तौर पर काफ़ी फोर्ट्स में हाई पॉइंट्स पे जाने की मनाही रहती है, पर आप ये देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा हाई पॉइंट पे हूँ, और ये मेरे पीछे देखिए पैलेस है यहाँ पे। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ भी एक काफ़ी बड़ा फोर्ट है हमारा। तो काफ़ी बहुत टॉप वाली जगह पे आ चुका हूँ मैं, और काफ़ी सुंदर जगह है। और पीछे पूरा शहर देखिए, ये बुंदेलखंड का इलाका। तो फ्रीडम यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ओरछा अभी फेमस नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि मेरे ब्लॉग्स के थ्रू ओरछा फेमस हो, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ट्रैवल करने के लिए आएँ, देखें, और देखिए कितना खूबसूरत है ओरछा, है ना। तो ये जगह जो है बिल्कुल अप्रिशिएबल है, आप आइए यहाँ पे। तो ये सामने आप जो महल देख रहे हैं यही है जहांगीर महल, और इसके साथ है शीश महल, और इस जहांगीर महल में भी हम थोड़ी देर में जाएंगे। पर आप एक बार नज़र दौड़ाइए इस हरी भरी ज्योग्राफी की तरफ। वो देखिए दूर आपको छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, रॉयल छतरीज। बुंदेलखंड का ये शहर एकदम कोयल की, चिड़ियों की आवाज़ें, एकदम शांति, और एक खूबसूरत फोर्ट, खूबसूरत नज़ारे। मन कर रहा है कि ओरछा में ही बस जाऊं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये टॉयलेट्स हैं पुराने ज़माने के। तो बस खड्डा कर दिया करते थे, सीवरेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होता था। तो देखिए आप नीचे जो है यहाँ पे ये ओपन टॉयलेट्स हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक क्लोज टॉयलेट भी है, प्रॉबेबली ये राजा साहब जी का होगा, बाकी मंत्री जी शायद, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक स्नानागार था, और देखिए यहाँ पे पानी आता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्पॉट्स बना रखे थे, वॉश बेसिन बना रखा था। तो ये बढ़िया वाला एक स्नानागार वाली जगह थी लोगों की, प्रॉबेबली यहाँ पे नहाते भी होंगे, और टॉयलेट भी, सब कुछ, वॉशरूम वगैरह सब कुछ होगा। तो लीजिए दोस्तों, राजा के महल में एंट्री लेते हैं जहाँ पे वो रहते थे, और एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो ये गुप्त रास्ते हैं आपके। ये कहाँ जाते हैं, राजा ने इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, इसका पता तो नहीं लग सका है। और देखिए ये प्रॉबेबली पार्सल कक्ष था, या फिर क्या था, क्योंकि यहाँ से जा भी सकते हो। तो कैसी जगह थी। तो ये राजा जो थे यहीं से उनको पूरा का पूरा रोशनी वगैरह आती थी। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि पेंटिंग्स जो हैं इस पैलेस में वो 500 से 600 साल पुरानी, और इतनी खूबसूरत। जैसे गैस करिए ये किसकी पेंटिंग है। बिल्कुल सही समझे, ये है भगवान ब्रह्मा की पेंटिंग जो पीकॉक पे बैठे हुए हैं। और गैस कीजिए ये नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी है। तो ये है प्रभु श्री राम, जिनके साथ है हनुमान जी, और साथ में है जामवंत जी। अब देखिए जामवंत उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा कैसे है, उन्होंने हाथों में एक पेड़ उठाया हुआ है। और देखिए ये श्री राम जी की भी जो चेहरा है वो ब्लू दिखाया गया है। तो कितना अमेजिंग था ये एक्सपीरियंस, मैं आपको बता नहीं सकता। पेंटिंग्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनको कहा जाता है फ्रेस्को पेंटिंग्स, और ये बुंदेलखंड के जो लोग थे उनकी स्पेशलिटी थी इन पेंटिंग्स को बनाना। तो आप सोचिए कि कॉरिडोर के कॉरिडोर, पूरे के पूरे का जो इलाका था, मतलब पूरा रूम जो था, उस पे बहुत सुंदर तरीके से ये पेंटिंग्स जो थी वो की गई थी। क्या ही कारीगरी थी। और भगवान राम के दर्शन होते रहे, इसके लिए इस टेम्पल के बिल्कुल सामने राम राजा मंदिर का व्यू है।
दोस्तों ये काफ़ी तंग गलियारे हैं और जितना फ्रीडम इस फोर्ट में घूमने को मिल रहा है मुझे लगता नहीं है कि इतना फ्रीडम किसी दूसरे फोर्ट में मिलेगा। और जगह बहुत खुली खुली है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मैं काफ़ी फोर्ट्स घूम चुका हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि बहुत बड़ा है सबसे पहली बात, और कूल तो है ये। तो ये गलियारे ही गलियारे हैं अंदर। आप देखिए, ये पीछे देखिए, ये गलियारा, इसको हम छोड़ते हुए आ रहे हैं और काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है। अगर थोड़ा सा भी आप बाहर देखते हैं तो बाहर काफ़ी हरियाली जैसी है हमारी, है ना। तो बस इसी चीज़ के थ्रू हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होता है। तो ऑडियो डिवाइस पे मैंने सुना कि ये गलियारे इसलिए थे क्योंकि राजा जो थे इस महल में कहीं से भी कहीं पे भी पहुंच सके किसी भी समय पे। मतलब अगर कोई उनको आ जाए महल में कैप्चर करने के लिए तो वो कहीं से भी कहीं पे भी पहुंच जाएं। तो इसीलिए थे, महल के अंदर कहीं पे भी कोई बातचीत हो रही हो, राजा उसको आसानी से सुन लें। ये गलियारे इसी के लिए थे कि राजा कहीं पे भी पहुंच जाए। और सच में बिल्कुल एक अलग ही फीलिंग थी इस जगह को देखना। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये महल जो है ना, अभी मैं आपको एक इलाका दिखाऊंगा ऊपर से। ये देखिए, बीच का प्रांगण देखिए आप। तो 4 बेंचेस लगे हुए, यहीं पे राजा अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते थे, अठखेलियाँ करते थे। तो ये उनके लिए कॉमन स्पेस था। और देखिए कितना मैग्निफिशिएंट फोर्ट है ये। तो ये जो फोर्ट था ये बहुत बड़ा था और इसकी हिस्ट्री में चाहूँगा कि आप लोग आएँ और ऑडियो डिवाइस या फिर गाइड के थ्रू पूरी की पूरी सुने, एक्सपीरियंस करें जगह को। तो इस फोर्ट को देखने के बाद मैं बाहर आ रहा था और मेरा टारगेट था कि मैं अगला फोर्ट साथ वाला जो है वो जहांगीर जो महल है वहाँ जाऊँ। और मैं वहाँ पे बिल्कुल 2 मिनट पे पहुँच गया। अब जब मैं जहांगीर महल गया तो महल मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगा राजा महल के। कुछ कुछ चीज़ें थी डिफरेंट थी, तो वो जब आप आएँ आप भी उन्हें आके एक्सपीरियंस करें। तो अभी हम जहांगीर महल के अंदर हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ पे। आप देखिए ज़रा आर्किटेक्चर को, तो काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है। और अब बिल्कुल पास में ही बेतवा नदी है, तो वो भी थोड़ी देर में देखेंगे हम। अब ये है बुंदेलखंड का व्यू पॉइंट आपका जहांगीर महल से। और सामने आप देख रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर बने हुए काफ़ी सारे। तो ये राय परवीन का महल है, जो कि एक बहुत फेमस डांसर थी, नर्तकी थी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लोग उनके फ़ैन थे उनकी ब्यूटी के। और अभी आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, तो ये वो इलाका था कि मतलब राजा महाराजा आते थे, उनके स्वागत के लिए था ये वाला इलाका। और दूर दूर तक आप देखिए बुंदेलखंड, और ये देखिए आर्किटेक्चर देखिए आप, बुंदेलखंड आर्किटेक्चर बहुत सुंदर। अभी हम जा रहे हैं बेतवा नदी की तरफ और ये साइकिल जो है हमने अपने साथ हमसफ़र के रूप में ली है। तो चलते हैं बेतवा नदी की तरफ और देखते हैं बेतवा नदी की सुंदरता। हमने साइकिल किराए पे ले ली थी और इसका चार्ज था लगभग 250 रुपये। तो वो काफ़ी कम था और उसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा जो इलाका था, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, वो सब कवर किए। तो साइकिल चलाना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और हम इस साइकिल को लेके गए फिर उसके बाद बेतवा नदी के पास में। तो आइए आपको बेतवा नदी का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो ये जो बड़ी सी नदी है ये बेतवा नदी है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। तो इसी नदी के आसपास में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे। देखिए वो जो है सबसे पीछे हम देख रहे हैं वो है छत्रीस, है ना, ओरछा की। तो बस वहाँ पे भी हम जाएंगे, पर फ़िलहाल तो सफ़र आके रुका है बेतवा नदी के पास में और अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ठंडा बने। चलिए दोस्तों, तो अभी हम साइकिलिंग कर रहे हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट साइकिलिंग का टूर बहुत अच्छा है, मैं सभी को सजेस्ट करूँगा। और रास्ते में मॉन्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं ओरछा में, तो देखने के लिए काफ़ी कुछ है। और ये रोकनी पड़ी। अभी हम हैं वनवासी टेम्पल में। ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड राम के लिए बनाया गया था, भगवान राम के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है वो राम राजा मंदिर में शिफ्ट कर दी गई है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं घूम चुका हूँ इंडिया में, और ऐसी ही एक जगह जो मुझे दिखी थी हम्पी, और हम्पी में टूरिज़्म बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। ओरछा आने के बाद मैं एक जब बात ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि ये हम्पी
शायद हम्पी से भी ज़्यादा अच्छा है, मैं सच कहूँगा। आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे तुम ये आपकी बेतवा नदी है, बिल्कुल इसको देखिए, बिल्कुल बैकड्रॉप देखिए बेतवा नदी का, काफ़ी सुंदर बैकड्रॉप है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जगह जो है इतनी डेवलप नहीं है। ये मंदिर देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखो, और ये सारे के सारा आर्किटेक्चर जो है 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आसपास का है, जो कि सचमुच में पुराना है। और देखिए ये वेल प्रिजर्व फिलहाल इस अवस्था में नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेतरह घास वगैरह उगी हुई है, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ओरछा के पास वो पोटेंशियल है कि वो पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट वर्ल्ड लेवल पे फेमस है भी है। यहाँ पे मुझे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा दिखे, पर अनफॉर्चुनेटली इंडियन टूरिस्ट मुझे उसके कंपैरिजन में कम मिले। तो जगह जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। शायद से मध्य प्रदेश ने एक स्टार्ट किया था अपना मिशन, जिसको कहते हैं मिशन ओरछा, नमस्ते ओरछा करके स्टार्ट किया था उन्होंने, पर वो अभी शायद इतना सक्सेसफुल नहीं चल रहा। पर हाँ, ओरछा बहुत ब्यूटीफुल है और आपको बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मंदिर दर्शन कीजिए और साथ में लेके आइए अपनी धन्नों को। तो साइकिल जो है ये इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइकिल कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, किस बंदे से लेनी है, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में टैग करके दूंगा। तो बिल्कुल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नमस्ते ओरछा, और आइए ओरछा में। ओरछा बहुत सुंदर है, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी सुंदर जगह और इसका नाम भी जो है इतना फेमस नहीं है। चलिए, तो 3 से 4 घंटे साइकिल चलाने के बाद हम जब बाहर आए और हमने मेजर पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए थे, तो पूरा शहर जो था वो होली मना रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर होली मनाएंगे और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। फिर हमने रेस्ट किया और शाम को फिर से हम फोर्ट आए, क्योंकि हमें अटेंड करना था लाइट एंड साउंड शो, और उसी को अटेंड करने के लिए हम शाम को वापस आए। तो लाइट एंड साउंड शो बहुत यूनिक, बहुत अमेजिंग शो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो पहले तो आप सुनिए बुंदेलखंडी, एक बिल्कुल लोकल सॉन्ग उनका, बहुत बहुत ज़्यादा पुराना, तो सुनिए उसे। इस शो को देखने के बाद हम चले गए थे घर, और अगले दिन हमने बाकी को ओरछा घूमना शुरू किया। और बाकी का ओरछा हम देखेंगे हमारी दूसरी वीडियो के थ्रू। तो सभी हिंदुस्तानियों को जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों, जय हिंद।